वेलकम टू आवर चैनल स्टडीज़ वाला पॉइंट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जल संसाधन। आइए सबसे पहले जल के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। दुनिया में पानी की कुल मात्रा का 96.5% समुद्र के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में ही है। भारत को वैश्विक वर्षा का लगभग 4% ही प्राप्त होता है और पानी की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता के मामले में दुनिया में 133वें स्थान पर है भारत। इसका मतलब है कि भारत को जितनी भी हर जगह वर्षा होती है हर देश में, उसका सिर्फ 4% ही प्राप्त होता है और दुनिया में भारत का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता में पानी की प्रति वर्ष उपलब्धता में 133वें स्थान पर है भारत। और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि 2025 तक भारत के बड़े हिस्से में पानी की कमी वाले देशों या क्षेत्रों में भारत शामिल होने वाला है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं जल दुर्लभता क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जल दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की कमी होना। तो जल दुर्लभता का मतलब होता है पानी की कमी होना। जब किसी जगह पर पानी की कमी हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जल दुर्लभता विद्यमान है। अब जल दुर्लभता होती क्यों है, पानी की कमी होती क्यों है? इसका सबसे पहले एक कारण है बड़ी आबादी। बड़ी आबादी इसका इसलिए कारण है कि जो बहुत सारे लोग भारत में रहते हैं, भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, लेकिन सभी लोगों को पानी मिल नहीं पाता है। इसीलिए एक बड़ी आबादी के कारण जल दुर्लभता भारत में पाई जाती है। अगला है सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जब किसान पानी का इस्तेमाल करता है अपने खेतों में पानी का छिड़काव करने के लिए या पानी का यूज़ करने के लिए, तो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके ज़्यादा इस्तेमाल के कारण जो सिंचाई की जा रही है किसानों के द्वारा, उसका बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। उसका मतलब बहुत ज़्यादा उसका यूज़ हो रहा है। इसका एक और बड़ा कारण है बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ पानी की अधिक मांग की जा रही है। अधिक मांग का मतलब है कि जैसे जैसे शहर और नए नए शहर बनते जा रहे हैं और बहुत सारी नई नई जब जैसे जैसे फैक्ट्रियां खुलती जा रही हैं, वैसे उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए पानी का ज़्यादा मांग हो रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसीलिए जल दुर्लभता और पाई जा रही है। अगला है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी की असमान पहुंच। इसका मतलब है कि कुछ लोगों तक तो पानी की उपलब्धता है, पानी पहुंच पा रहा है, मतलब कुछ लोग तक पानी का यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास पानी की कमी है जिसकी वजह से पानी उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। अगला है उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग। जो फैक्ट्रियां हैं वो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण उसकी दुर्लभता पाई जा रही है, पानी की कमी हो रही है। अगला है शहरी अगला है शहरी क्षेत्रों में पानी का अधिक दोहन हो रहा है। इसका मतलब है कि शहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की दुर्लभता पाई जा रही है। अब अगला देखते हैं। अगला है औद्योगिकीकरण और शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी हैं। इसका मतलब है कि कैसे जो नए नए कारखाने खुल रहे हैं, नए नए फैक्ट्रियां लग रही हैं और नए नए शहर का विकास हो रहा है, किस तरीके से जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी हैं, किस तरीके से
कारण हैं जल दुर्लभता के लिए। तो इसमें सबसे पहले है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ। जैसे भारत जब स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ है। जिसकी वजह से जल की दुर्लभता पाई जा रही है। अगला है उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग। अलवणीय जल कौन सा होता है? तो हम पहले जान लेते हैं कि अलवणीय जल कौन सा होता है। लवणीय जल जिसमें कि सॉल्ट पाया जाता है, जिससे कि नमक बनाया जा सकता है, उसे हम लवणीय जल कहते हैं। लेकिन अलवणीय जल वो होता है जिसमें कि जो कम मात्रा में लवण पाए जाते हैं, जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें उद्योगों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि इसकी कमी पाई जा रही है। अब अगला देखते हैं। अगला है शहर की बढ़ती आबादी। शहर की बढ़ती आबादी और शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि। इसका मतलब है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जीवन शैली के नए नए तरीके आ रहे हैं, वैसे वैसे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण उसकी आवश्यकता में तीव्र वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि पानी की और ज़रूरत पड़ने लगी है वैसे वैसे। अगला है शहरों तथा गांवों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि शहर में ही पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, गांवों में भी जल संसाधन का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, अतिशोषण किया जा रहा है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है गाँव में भी पानी का। अब इसमें अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हें वो कंपनियां होती हैं जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं तथा अधिक लाभ अर्जित करते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनकी कंपनी जो होती है एक से अधिक देशों में होती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी की भारत में काम कर रही है। ऐसे कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वो एक भारत में काम कर रही है और दूसरी वो बाहर अमेरिका में काम कर रही है और तीसरी वो लंदन में भी काम करती है। तो इसका मतलब है कि एक कंपनी है लेकिन उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग उसकी कंपनियां हैं अलग अलग देशों में। तो इसका मतलब कि वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वो होती है और अनेक देशों में वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं अनेक देशों में पूंजी भी निवेश करती हैं और इससे बहुत पूंजी निवेश का मतलब है बहुत देशों में पैसा भी लगाती हैं दूसरी कंपनियों में, जिससे कि बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लेती हैं। अब इसमें अगला पढ़ते हैं जल विद्युत क्या होता है। जल विद्युत होता क्या है? जब ऊंचे संस्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर जो बड़े बड़े जैसे बहती हुई कोई जल धारा है, जब वो तेजी से नीचे गिरती है ऊंची जगह से, तो उसके ऊंचे जैसे जो टरबाइन होता है, तो ऊपर से जब जल गिरता है उसके ऊपर, तो वो जो टरबाइन है वो जल को एक विद्युत में कन्वर्ट कर लेता है, एक विद्युत बना लेता है, उससे से एक विद्युत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो उसे ही जल विद्युत कहते हैं। तो वो एक जल को बिजली माने विद्युत में कन्वर्ट कर लेती है, तो उसे हम जल विद्युत कहते हैं। अब इसमें अगला पढ़ते हैं
इसके आगे है, जल एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होता है जिसको हम एक बार यूज़ करने के बाद, एक बार यूज़ करने से वो ख़त्म नहीं होता है, उसको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं। और नवीकरणीय संसाधन होता है एक, और दूसरा इसका ही रूप दूसरा इसका एक भाग अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो मैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में भी बता देता हूँ। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको वापस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अब टॉपिक आपका ये है कि एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। इसका मतलब है कि जैसा कि मैंने बताया कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कि एक बार यूज़ करने से ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन जल, अगर मान लीजिए जल एक बार ख़त्म होने से हम वापस से उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी हमें संरक्षण, उसको बचाने और उसको मैनेज, प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों है। इसमें सबसे पहले बताया गया है, विश्व में केवल जो है 2.5% ही ताज़ा जल है। सिर्फ 2.5% ही ताज़ा जल है जिसे हम पी सकते हैं। और जल संसाधनों का अति दोहन हो रहा है, अति दोहन, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसका। और उसकी बढ़ती जनसंख्या जैसे जैसे बढ़े जा रही है, और अधिक मांग और असमान पहुँच मतलब कि कुछ लोगों को तो पानी मिल पा रहा है, लेकिन कुछ लोगों तक पानी की कमी है, ये असमान पहुँच कहलाती है। अगला है, बढ़ता शहरीकरण बढ़ रहा है। बढ़ती शहरीकरण के कारण भी जल को मैनेज करना पड़ेगा, जल का अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अगला है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण मतलब जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, वैसे वैसे जल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए हमको जल को जो है मैनेज करना पड़ेगा, उसका संरक्षण मतलब उसको सेव करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका टॉपिक, प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। कलिंग, जो कि उड़ीसा में है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, और कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का मतलब है कि जो कि बनाया गया है, में से एक भोपाल झील जो है 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी, और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, एक विशिष्ट तालाब बनाया था। हौज खास का मतलब है एक यूनिक तालाब, एक विशिष्ट तालाब बनाया था। अगला है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब इस टॉपिक को हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में हेल्प हो और वो भी अपने एग्ज़ाम्स में बेस्ट कर पाएँ। थैंक्स।